हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 10 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पीआईबी, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण जोश, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी के एनालिसिस करके जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो सब आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट का भी कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हर जगह पर आपको करंट अफेयर यहाँ से देखने को मिलेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। इसको सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपका साइंस से जुड़ा हुआ। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ये सभी रेप्टाइल्स की लिस्ट है, इनमें से कौन सा रेप्टाइल है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मतलब अंग्रेजी में बोले तो 4 चैम्बर्स होते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उन सब में ऑलमोस्ट 3 चैम्बर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें से एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, और ये है क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स। तो ये सही आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पिंटोला के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? पिंटोला एक एडिबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और स्पेशली ये पीनट बटर बनाते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। सुनील छेत्री इस टाइम पे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के भी कैप्टन है और इंडियन फुटबॉल टीम के भी कैप्टन है। अगला क्वेश्चन है, अभी हम सभी को पता है कि रानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्होंने कितने टाइम पीरियड तक शासन किया है? तो इन्होंने पूरे 70 साल शासन किया है। इनको गद्दी मिली थी 1952 में, 1952 में। इनके पिता जॉर्ज सिक्स का जब निधन हुआ था 1952 में, तब इन्होंने थ्रोन संभाला था, और तब से लेकर 2022 तक, तो पूरे 70 साल तक। और इवन इतना ही नहीं, अभी तक ब्रिटेन की गद्दी को संभालने वाली या फिर इस शाही तख्त को संभालने वाली सबसे ज्यादा टाइम तक की ये शासक हैं। 70 साल तक इन्होंने इसे संभाला है। और अब ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल एंथम में, करेंसी में कई सारे चेंजेस होंगे। ये क्या चेंजेस होंगे, इनको जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो जिसको मैंने कल शाम को ही लाइव कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पर मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई हैं, अब ब्रिटेन में क्या क्या चीजें चेंज होंगी। साथ में ब्रिटेन में यूनिकॉर्न ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। वो यूनिकॉर्न ऑपरेशन क्या है उसको भी आप देख लीजिए उस वीडियो में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब एलिजाबेथ की जगह कौन लेंगे? तो ये इनके बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स, जो अब इनकी जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो शाजी प्रभाकरन को सेक्रेटरी जनरल के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। आपको याद होगा, करीब एक सप्ताह पहले मैंने आपको बताया था, ये शायद 3 या 4 सितंबर के करंट अफेयर की बात है, कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में कल्याण चौबे को अपॉइंट किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन और सुनिए, कि एआईएफएफ में अभी हाल ही में नए डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इनका नाम है सुनांदो धार। सुनांदो धार। तो सुनांदो धार इस टाइम पे डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं। सेक्रेटरी जनरल शाहजी प्रभाकरन हो गए, और कल्याण चौबे अभी कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में कहां पर? द्वारका में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में व्यास सम्मान के 31वें संस्करण से किसको सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को। किसको? डॉक्टर असगर वजाहत। और आपको पता है ये जो सम्मान है, व्यास सम्मान, ये बेसिकली लिटरेरी के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्ले लिखा है, और इस प्ले का नाम है महाबली। क्या नाम है? महाबली। इस प्ले के अंदर इन्होंने जो फोकस किया है वो मुगल एम्परर अकबर और कवि तुलसीदास के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। इस प्ले में इन्होंने ये चीज बताने की कोशिश करी है
कि अकबर और तुलसीदास दोनों में कौन महाबली है। ओके, तो अकबर के पास उसमें सत्ता की ताकत दिखाई गई है और तुलसीदास के पास ज्ञान और कलम की ताकत दिखाई गई है। तो इसके लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस प्राइज के साथ जो कैश रिवॉर्ड है वो 4 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 4 लाख रुपए। और आपको पता है पहला व्यास सम्मान कब दिया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में, और पहले व्यास सम्मान से रामविलास शर्मा को सम्मानित किया गया था। किसको? रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, ये पहले ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह भारत के जिन्होंने मंगोलिया की यात्रा करी है। ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही बताया था कि राजनाथ सिंह भारत के पहले ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कि मंगोलिया की ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेल सुख के द्वारा राजनाथ सिंह को एक घोड़ा गिफ्ट किया गया है। इस घोड़े का नाम क्या है? इस घोड़े का नाम है तेजस। क्या नाम है? तेजस। और एक फैक्ट आपको और बताऊं, आज से 7 साल पहले 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मंगोलिया की यात्रा पर गए थे तो उस टाइम पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको भी एक घोड़ा गिफ्ट स्वरूप दिया गया था। उसका नाम था कंठक। क्या नाम था? कंठक नाम का घोड़ा दिया गया था। अब समझिए, जब कोई भी हमारे देश से जा रहा है ऑफिशियल विजिट पर मंगोलिया में तो वहां से घोड़ा ही क्यों दिया जा रहा है? ऐसी क्या खास बात है? तो ये रीजन है कि जो मंगोलिया है वो एक ऐसा देश है जहां पर घोड़ों का कल्चर आज भी है। इवन आपको बता दूं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंगोलिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब 3 मिलियन के आसपास है और मंगोलिया में इस टाइम पे घोड़ों की संख्या भी 3 मिलियन है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर इंसानों और घोड़ों की जनसंख्या लगभग बराबर है। इसके अलावा मंगोलिया को लैंड ऑफ हॉर्स के नाम से जाना जाता है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के आधार पर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो आज 21वीं सदी में दुनिया तरह तरह के कल्चरल को ऑप्ट कर रही है। और इसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्टेशन में भी बदलाव आए हैं, जैसे हम लोग व्हीकल्स का आज यूज़ कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स का या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। बट इवन इस टाइम पर भी मंगोलिया के अंदर जो घोड़े हैं 21st सेंचुरी में, ये उनके जीवन का एक पूर्ण हिस्सा है। आज भी घोड़ों का यूज़ हर तरीके से वहाँ पर किया जा रहा है और घोड़े को शुभ भी वहाँ पर माना जाता है। और राजनाथ सिंह जो हैं ये 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। पहले ये मंगोलिया गए हैं और इसके बाद ये जापान जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में कितनी धनराशि यूक्रेन और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए आवंटित करी गई है मिलिट्री एड के पर्पज से? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में $2 बिलियन की धनराशि आवंटित करी है। इस धनराशि में से 1 बिलियन दिए जाएंगे यूक्रेन को और बाकी 1 बिलियन यूक्रेन के आसपास के जो 18 देश हैं इन सभी को दिया जाएगा। यह जो $2 बिलियन की धनराशि है यह मिलिट्री एड स्वरूप इसलिए दी जा रही है कि ये सभी देश आने वाले टाइम में रशिया का सामना कर सकें। रशिया के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं लगातार, तो इन देशों को सशक्त कर रहा है अमेरिका। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एक नया चेहरा दिखाया है। अमेरिका ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से रुकी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। F-16 फाइटर जेट को बैन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी भी तरीके का मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था। बट अभी हाल ही में जे बिडेन की सरकार बदली है और इस सरकार ने पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाया है और $450 मिलियन का जो अप्रूवल है ये दे दिया है। इतना ही नहीं, आगे F-16 फाइटर जेट के मेंटेनेंस के लिए भी आश्वासन दिया है अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को। ये भारत के लिए एक झटका है। और आपको पता है ये जो 2 बिलियन का अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये अमेरिका के सेक्रेटरी हैं। इनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटोनी ब्लिंकन, BLINKEN, ब्लिंकन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा गया है पुलाप्रे बालाकृष्णन के द्वारा। और ये किताब ऑब्वियस ही बात है, आप टाइटल पढ़ के ही बता सकते हो, एक तरीके से पिछले 75 साल जो हैं भारत के आज़ादी के बाद के, तो 1947 से लेकर आज 2022 तक भारत की इकोनॉमी के हालात क्या हैं उनको ब्रीफ तरीके से इस किताब में लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल ही में भारत का सबसे लंबा रबर डैम इनॉग्रेट किया गया है और इसका नाम है गया जी डैम। तो ये कौन सी नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है? ये बांध बनाया गया है आपका फाल्गु नदी के ऊपर, और गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बांध बनाया गया है। इस बांध की खास बात यह है कि इसकी लंबाई 411 मीटर है और जो इसकी हाइट है ये 3 मीटर है। तो अभी तक क्या था कि गया जी में यहाँ पर जो फाल्गु नदी का पानी था वो 2 मीटर तक करीब आ जाता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 3 मीटर का इसे बनाया गया है, ताकि अब जो पर्यटन होगा यहाँ पर उसको भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना लॉन्च करी गई है? इस योजना का नाम है छाता। तो छाता नाम की योजना उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब देखिए, जो छाता योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है? छाता का मतलब है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वेफर। अब इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि अगले 5 सालों में 373.5 करोड़ लीटर पानी बचाना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग इस तरीके के इंतज़ाम करते हैं कि जब बारिश हो तो उस बारिश के पानी को हम लोग सेफली ग्राउंड वाटर तक लेकर जाएं। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि ये है आपका घर और घर की छत है ये, ठीक है। अब पानी अगर बरस रहा है तो आपकी घर की छत से ये सीधे अगर नीचे ऐसे चला जा रहा है तो ये वेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से। तो कुछ ऐसे इंतज़ाम किया जाए कि यहाँ से ऐसे पाइप लाया जाता है और घर के नीचे इस तरीके से एक मैनहोल या चैम्बर बनाया जाता है। इस चैम्बर से पानी गुजार कर वहीं ले जाया जाता है जहाँ से सप्लाई का पानी आता है। तो जहाँ से एक्चुअली आप पानी यूज़ कर रहे हो वहीं पर पानी ऊपर से बारिश का भी ले जाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग चार्जिंग। इससे आप बारिश के पानी को पूरे तरीके से ग्राउंड लेवल पे उतार देते हो और ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल होता है वो रिचार्ज हो जाता है। इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने 270 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। कितनी? 270 करोड़। अभी हाल ही में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे कौन सा दिन मनाया गया? ये दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। इस बार 2022 की थीम थी प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि जो फिजियोथेरेपी है ये एक तरीके से लोगों को फिट और क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके का प्ले है। तो इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और इसका पहला संस्करण 1996 में मनाया गया था, 1996 में। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में मुबलूर रामामिर्थम अम्मैयर योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो ये योजना, जिसका नाम बेसिकली क्या है आपको बता दूं, इस योजना को टाइटल दिया गया है पुदुमई पेन योजना, और इसका पूरा नाम क्या है? मुबलूर रामामिर्थम अम्मैयर उच्च शिक्षा आश्वासन योजना। तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सरकार के द्वारा करी गई है। अब समझिए इस योजना के अंतर्गत मेन फायदा किसको मिलेगा? इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार ये कह रही है कि ऐसी लड़कियां जो कि क्लास 5th से लेकर 12th तक में है, मतलब कोई भी हर वो बालिका जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ती है और क्लास 5th से 12th में है, वो किसी भी इसके बीच की किसी भी क्लास में है, तो उसको प्रति माह 1,000 रुपए की धनराशि तमिलनाडु सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ये कब तक दी जाएगी? जब तक वो लड़की ग्रेजुएशन नहीं कर लेती या कोई डिप्लोमा नहीं कर लेती। इसका फायदा पूरे तमिलनाडु के अंदर 6 लाख बालिकाओं को दिया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने 698 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है, और इस इवेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 को लॉन्च किया गया। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत की रैंक इसमें अच्छी नहीं रही है। इस लिस्ट में टोटल अगर बात करी जाए तो 191 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें भारत ने 132वीं रैंक हासिल करी है। पिछले साल भारत की रैंक 131वीं थी। इस साल एक पायदान भारत नीचे हो गया। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे नॉर्वे, 3 पे आइसलैंड, 4 पे हांगकांग और चाइना दोनों हैं, 5वें पे ऑस्ट्रेलिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के कई मानकों पर बनता है
और यूएनडीपी के ये मानक ये दर्शाते हैं कि कौन से देश में रहने वाले जो सिविलियंस हैं उनका लाइफस्टाइल हर तरीके से बेहतर है। अब इसमें कई सारे पैरामीटर डाले जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन और हंगर को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, उनकी सेफ्टी को कंसीडर किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को कंसीडर किया जाता है, उनकी आय को कंसीडर किया जाता है, लाइफस्टाइल को कंसीडर किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करी जाती है और सारे मानकों को मिलाकर ये इंडेक्स बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है रामचंद्र मांझी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये बेसिकली एक फोक डांसर थे। ये फोक डांस में कौन सा डांस करते थे? तो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है स्टैटिक जीके के बैच में। ये नाच करते थे। कौन सा? नाच। नाच एक फोक डांस का टाइप है और ये कहाँ पर है? तो ये भोजपुरी फोक डांस है। किसका? भोजपुरी फोक डांस है। और नाच एक तरीके का टाइटल है फोक डांस में, और उसके अंदर टाइप्स में कई सारे होते हैं। तो ये नाच के अंदर कौन सा सबसेट परफॉर्म करते थे? तो इसको बोलते हैं लौंडा नाच। क्या बोलते हैं? लौंडा नाच। लौंडा नाच एक तरीके की ऐसी नाच या फोक डांस की प्रक्रिया है जिसमें जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी कॉस्ट्यूम विमेंस की तरह होती है। और 97 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इतना ही नहीं, इनका जन्म 1925 में हुआ था बिहार में, और अभी 2021 में पिछले ही साल इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से। आपको पता है ये डांस परफॉर्म पिछले 80 साल से कर रहे थे, 8 दशकों से कर रहे थे। और इनका जो निधन हुआ है ये 97 की एज में हुआ है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग ये बता पाएंगे कि जो कॉटन, जो कपास होता है, इसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस या फिर राज्य का कोई भी एग्जाम, तो आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नया बैच है, यह भी हाल ही में 1 सितंबर से शुरू हुआ है। डिस्काउंट कोड वरुण777 है। इस टाइम पर ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर। 20% का फ्लैट ऑफर आपको मिलेगा वरुण777 कोड लगाने पर। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके सीधे सीधे एनरोल कर सकते हो इस बैच के लिए। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं आपका कवर करा रहा हूँ। इसके बाद आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।